आज हमारा टॉपिक है नरसंहार यानी कि होलोकॉस्ट। तो आज के टॉपिक में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नरसंहार क्या होता है। नरसंहार जिसे हम होलोकॉस्ट के रूप में भी जानते हैं और होलोकॉस्ट बाद में एक कानूनी शब्द के रूप में भी पेश किया गया। मानवता के सबसे बुरे अपराधों में से एक है नरसंहार, लेकिन लगभग एक सदी के बाद भी दुनिया अभी भी इस बात पर बहस कर रही है कि नरसंहार का क्या अर्थ है और यह कहाँ लागू होता है या इसे कैसे लागू किया जाता है या फिर नरसंहार का प्रयोग किस परिस्थितियों में किया जाएगा, यही हम जानने का प्रयास करते हैं। अगर बात करें नरसंहार की, तो नरसंहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है 1944 में 1944 में एक लेप्किन नामक व्यक्ति ने किया था। 1944 में लेप्किन नामक व्यक्ति ने किया था, जिसमें इसने नस्ल और जनजाति के लिए ग्रीक शब्द को उठाया था और इसके लिए इसने हत्या यानी साइड के लिए एक लैटिन प्रत्यय शब्द जोड़ा। इसीलिए नरसंहार शब्द किसी विशिष्ट पहचान समूह की हत्या या विनाश को दर्शाता है। यानी कि किसी जब नरसंहार शब्द का जिक्र होता है तो उसमें किसी स्पेशल, जो चाहे जनजाति हो या जाति हो, उनकी हत्या या उनके विनाश को संदर्भित करता है कि ये नरसंहार है। लेम्किन ने लगभग कई सालों तक अंतरराष्ट्रीय निकायों पर नरसंहार को अपराध घोषित करने के लिए पैरवी की। इसको अपराध घोषित करने के लिए लेप्किन ने काफी प्रयास किए। इसके लिए एक मुकदमा आता है, नूनबर्ग मुकदमा, जिसके द्वारा नरसंहार को परिभाषित करने के लिए पहला कदम था। लेकिन नरसंहार शब्द का प्रयोग उस समय केवल नाजी उद्देश्य को दर्शाने के लिए किया गया था। प्रतिवादियों पर नरसंहार का कोई आरोप नहीं लगाया गया था। मतलब हिटलर ने जो किया वही नरसंहार था, लेकिन हिटलर के कार्यों के प्रत्युत्तर में जिन लोगों ने नरसंहार किया उसके लिए जो हत्याएं की वो नरसंहार में नहीं आई। केवल जो नाजीवाद था उसने जो हत्याएं की उसी को नरसंहार में जोड़ा गया और किसी अन्य चीज को नहीं। 1946 तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने नरसंहार को अंतरराष्ट्रीय कानून के रूप में मान्यता भी नहीं दी कि नरसंहार जैसा कोई शब्द भी होता है। 2 साल बाद यानी कि 1948 में एक अंतरराष्ट्रीय संधि हुई जिसमें नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर एक कन्वेंशन बुलाया गया, जिसे कहा जाता है नरसंहार कन्वेंशन। ये बुलाया गया था 1948 में, जिसमें पहली बार नरसंहार को परिभाषित किया गया। नरसंहार युद्धकाल और शांतिकाल दोनों में एक अपराध है। यानी कि शांति का माहौल चल रहा हो तब भी अगर हत्याएं होती हैं एक विशिष्ट समूह की या समुदाय की या जाति की या जनजाति की, तो भी वो अपराध है। और युद्ध काल चल रहा है तब भी अगर किसी एक विशिष्ट समुदाय और जनजाति या जाति की हत्याएं की जाती हैं बड़े पैमाने पर, तो उसे भी नरसंहार ही कहा जाएगा। नरसंहार जो सम्मेलन था, इस अपराध को 5 कार्यों के अनुसार नरसंहार को कन्वेंशन के अनुसार 5 भागों में बांटा गया और यह भी कहा गया कि उन कार्यों को जो किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से नष्ट करने से इरादे से किया जा रहा होगा,
तो उसे नरसंहार ही कहा जाएगा। अब पहला जो अधिनियम था, इसमें जो अधिनियम में है कि समूह के सदस्यों की हत्या, अगर किसी समूह के सदस्यों की हत्या अगर की जाती है बड़े पैमाने पर, तो वो नरसंहार है। दूसरा है कि समूह के सदस्यों को गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाया गया है, तो वो भी नरसंहार है। फिर तीसरा है कि जानबूझकर समूह पर ऐसी जीवन स्थितियां थोपना जिसका उसके पूर्णतया या आंशिक रूप से भौतिक विनाश हो जाए, तो भी वो नरसंहार ही कहलाएगा। चौथा आता है समूह के भीतर जन्मों को रोकने के उद्देश्य से उपायों को लागू करना, तो वो भी एक, कभी बच्चों को जन्म ना देने देना, ये भी एक नरसंहार के अंतर्गत आता है। पांचवा जो प्रकार था वो था समूह के बच्चों को जबरन दूसरे समूह में स्थानांतरित कर देना, ये भी एक प्रकार का नरसंहार है। किसी पर भी नरसंहार का आरोप लगाया जा सकता है और उसे दंडित भी किया जा सकता है, चाहे वो निजी नागरिक हो, सैनिक हो, यहां तक राष्ट्राध्यक्ष भी हो। जैसे कि अभी हाल ही में जो युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन का, जिसमें पुतिन को नरसंहार, जो बूचा हत्याकांड हुआ उसमें उन पर आरोप लगाए गए हैं नरसंहार के। बिना किसी हत्या किए भी नरसंहार किया जा सकता है, बिना किसी की हत्या किए भी नरसंहार किया जा सकता है। जैसे कि एक पांचवा जो कृत्य बताया गया था कि बच्चों को जबरन ले जाने से संबंधित पांचवा कृत्य जो है वो नरसंहार माना जाता है, जहां बच्चों के समुदाय को एक स्थान से दूसरे स्थान में या दूसरे समुदाय में शिफ्ट किया जाता है, तो उसे भी नरसंहार कहते हैं। जब तक इरादा किसी समूह को नष्ट करने का हो, तो तरीका चाहे कुछ भी हो या परिणाम कुछ भी हो, तो उस कार्य को, मतलब कि जब किसी समूह को पूर्ण रूप से नष्ट करने का इरादा हो, तो उसके अनुरूप किए गए सारे कार्यों को नरसंहार किया कहा जाता है। अब सवाल यह कि नरसंहार कहेंगे किसे, या कहें कि नरसंहार की पहचान क्या है। तो नरसंहार सम्मेलन में नरसंहार की एक स्पष्ट परिभाषा दी गई है, लेकिन सभी इस बात पर सहमत नहीं है कि कौन से अत्याचार कानूनी परिभाषा के अनुरूप है। एक चुनौती जो है वो इरादे को निर्धारण करना है कि किस कृत्य को नरसंहार माना जाने के लिए अपराधी का किसी विशेष समूह को नष्ट करने का इरादा है, आंशिक हो या पूरा पूर्ण रूप से हो। कुछ कानूनी विशेषज्ञ यह दावा करते हैं कि यह आवश्यकता बहुत सख्त है और इसके बजाय अपराधियों को बचाव का एक आसान रास्ता दे देती है। जैसे कि किस अपराध की विभिन्नता को नरसंहार कहा जाए, कि उसका इंटेंशन क्या था, कि जाति या जनजाति के समूल विनाश को नष्ट करना था या उसे आंशिक रूप से नुकसान पहुंचाना था। जब ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो अपराधी को एक बचाव का रास्ता मिल जाता है कि वह ये साबित करने का प्रयास करता है कि उसका आंशिक रूप से ये मतलब जनजाति के को नष्ट करने का पूरा उद्देश्य नहीं था। उदाहरण के लिए एक कथित अपराधी ये दावा कर सकता है कि उसकी कार्रवाई युद्धकालीन की आवश्यकता से प्रेरित थी, न कि विशिष्ट समूह को नष्ट करने की इच्छा से। इसके विपरीत साबित करना अक्सर इन तथ्यों को बहुत मुश्किल होता है कि जो हत्याएं की गई, क्या वो युद्ध काल की जरूरत थी या फिर शासक की, जो शासन वर्ग है, उसकी एक इच्छा थी। एक और चुनौती राजनीति से जुड़ी है। देश या समूह कुछ कार्यों को उचित ठहराने के लिए घटनाओं को नरसंहार का नाम दे सकते हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि कोई भी सरकार यह दावा कर सकती है कि वह नरसंहार को रोकने के लिए किसी दूसरे देश पर हमला कर रही है। देश परिणामों से बचने के लिए घटनाओं को नरसंहार कहने से भी बच सकते हैं। उदाहरण के लिए वह किसी दूसरे देश के साथ संबंधों को खराब होने से बचाना चाहते हैं, या प्रतिबंध लगाने या सेना को भेजने के दबाव से बचना चाहते हैं। जैसे कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2004 में इराक पर हमला किया था,
तो उन्होंने एक आरोप लगाया था कि इराक के राष्ट्रपति जो हैं सद्दाम हुसैन, वो जैविक हथियार बना रहे हैं और उन पर यह आरोप लगाकर उन्होंने इराक पर आक्रमण कर दिया। तो इन सब में ये जानना मुश्किल हो जाता है कि किस मंशा से कौन सा कार्य किया जा रहा है। नरसंहार का अगर बात करें कि नरसंहार पर मुकदमा कैसे चलाया जाता है, तो नरसंहार संधि जो है जिसमें 150 से ज्यादा देश शामिल हैं, उन देशों का दायित्व है कि वह नरसंहार को रोके और जो दोषी हैं उन्हें दंडित करें। लेकिन जिन देशों ने अभी तक इसका अनुमोदन नहीं किया है या जिन देशों ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वह भी इसके सिद्धांतों से बंधे हैं। ऐसा इसलिए है कि नरसंहार के अपराध को एक प्रथागत कानून माना जाता है जो सभी देशों पर लागू होता है। अगर व्यवहार में देखा जाए तो नरसंहार पर अंतरराष्ट्रीय कानून को लागू करना बहुत कठिन है। एक बार फिर सहमति पर पहुंचना भी एक देशों के लिए चुनौती रही। नरसंहार संधि ने अपराध पर मुकदमा चलाने के लिए कोई अदालत नहीं स्थापित की है और ना ही इसके लिए कोई ऐसा मंच बनाया है जहां अपराधों को दूसरों के सामने पेश किया जा सके। इसके बजाय संयुक्त राष्ट्र को आरोपों की जांच और व्यक्तिगत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधिकरण बनाना पड़े। कई बार ऐसा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सहमति की आवश्यकता थी, जो अक्सर गतिरोध बना रहता है। इसी तनाव के कारण नरसंहार और औपचारिक रूप से मुकदमा चलाने से पहले दो अंतरराष्ट्रीय प्रयास जो हुए थे 1990 में, वो दशकों तक आज भी साकार नहीं हो सके। तो नरसंहार जो है वो एक बड़ी चुनौती है।